Assalamu alaikum dear students. This is Utbah Safwan Khan and I'm your course instructor for marketing management. This is week number 8, lecture number 8. Students, आज हम मार्केटिंग सेगमेंट्स को पढ़ रहे होंगे और उनकी टारगेटिंग को पढ़ रहे होंगे। ये मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने वाली टर्मिनोलॉजी है कि सेगमेंट्स क्या होते हैं और उनको टारगेट कैसे किया जाता है। इसे आम ज़बान में अगर एक्सप्लेन करें सादा अल्फाज में तो सेगमेंट्स कहते हैं हिस्सों को या टुकड़ों को। इस प्रोसेस में हम मार्केट को मुख्तलिफ हिस्सों या टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं और उनमें से कुछ हिस्सों को टारगेट करते हैं ताकि वहाँ हम अपनी चीज़ बेच सकें। मिसाल के तौर पर अगर मुल्तान में मैं एक पिज़्ज़ा आउटलेट ओपन करता हूँ और उस पिज़्ज़ा आउटलेट से मैंने पिज़्ज़ा बेचने हैं, तो मुल्तान की पूरी पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल अगर पॉपुलेशन 2 मिलियन है या 20 लाख है मुल्तान सिटी की पॉपुलेशन, तो मैं 20 लाख के 20 लाख लोगों को वो पिज़्ज़ा नहीं बेच सकता और ना मेरा ये टारगेट होना चाहिए, बिकॉज इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि आप 20 लाख लोगों को पिज़्ज़ा बेच रहे हो। तो आपको उसमें से कुछ एरिया, कुछ लोग, कुछ एज ग्रुप्स, कुछ चॉइस वाले लोग कि उनकी ख़ास चॉइस हो, कुछ ख़ास इनकम वाले लोग, उनको टारगेट करना पड़ेगा जिनको आप पिज़्ज़ा बेच सकें। तो जो पूरी पॉपुलेशन है उसको हम डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे और उसके बाद उन सेगमेंट्स में से फिर कुछ सेगमेंट्स को टारगेट करेंगे कि हम इन सेगमेंट्स को ये चीज़ बेचने वाले हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को मार्केट सेगमेंटेशन और टारगेटिंग कहा जाता है। और ये मार्केटिंग में अक्सर ये टर्मिनोलॉजीज एक तीसरी टर्मिनोलॉजी के साथ भी यूज़ होती हैं जिसे हम पोजीशनिंग कहते हैं, यानी सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। यानी पहले हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं छोटे छोटे हिस्सों में, उसके बाद उनमें से कुछ हिस्सों को टारगेट करते हैं और वहाँ अपनी चीज़ बेचते हैं, और उसके बाद फिर उन टारगेट सेगमेंट्स के अंदर हम पोजीशन करते हैं, कस्टमर के माइंड में अपनी प्रोडक्ट का इम्प्रेशन बिठाते हैं, जिसको पोजीशनिंग कहते हैं। तो STP, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, ये काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाली टर्मिनोलॉजीज हैं मार्केटिंग में। जी स्टूडेंट्स, आज हम ये देखेंगे कि मार्केट सेगमेंटेशंस के डिफरेंट लेवल्स क्या क्या हैं, और उसके साथ हम देखेंगे कि एक कंपनी मार्केट को सेगमेंट्स में कैसे डिवाइड कर सकती है, या एक कंपनी बेहतर मार्केट सेगमेंट को या बेहतर टारगेट मार्केट को कैसे सिलेक्ट कर सकती है कि इनमें से किस मार्केट को उसने टारगेट करना है। और साथ साथ हम देखेंगे कि अच्छी सेगमेंटेशन करने के बेसिक रूल्स क्या हैं, या थंब रूल्स क्या हैं, या बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसको हम देखेंगे। जी अब ये मार्केटिंग के जो लोग हैं पिछले तकरीबन 70-75 साल से, ये लोग डिफरेंट जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं उनको काफ़ी क्लोजली रीड कर रहे हैं मार्केटिंग के लोग। एक अच्छे मार्केटर को एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट होना भी ज़रूरी है और उसके साथ साथ सोसाइटी के बारे में अच्छा नॉलेज रखना भी ज़रूरी है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुई तो उसके बाद एकदम से दुनिया में बिजनेस जो है वो इवॉल्व ज़्यादा हुआ, और उस दौरान सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जिन लोगों की पैदाइश हुई, यानी कि 45 में सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुई, तो उसके बाद जो बेबीज़ पैदा होना शुरू हुए, उस ज़माने में पैदा होने वाले बच्चों को बेबी बूमर्स कहा गया, या उस जनरेशन को बेबी बूमर्स कहा गया, बिकॉज दैट वाज अ बूम इन बेबी बर्थ। क्योंकि उस ज़माने में बेबी बर्थ में एकदम बूम आया और बच्चे ज़्यादा पैदा हुए, उसकी वजह से उस जनरेशन को बेबी बूमर्स कहा गया। तो मार्केटर्स ने अपनी आसानी के लिए, अपनी सहूलत के लिए उस ज़माने में पैदा होने वाले लोगों को, उस जनरेशन को, उस नस्ल को बेबी बूमर्स का नाम दिया कि चूँकि इस ज़माने में ज़्यादा बेबीज पैदा हुए, तो इसलिए उस जनरेशन को बेबी बूमर्स कहा जाए। एंड इट स्टार्टेड जस्ट आफ्टर द वर्ल्ड वार 2, और दूसरी जंग अजीम के फ़ौरन बाद ये स्टार्ट होता है 1946 में, और तकरीबन 20 साल तक ये जनरेशन चली। यानी कि 46 में जो पैदा हुए उनसे लेकर जो 65 तक लोग पैदा हुए, ये पर्टिकुलरली हम वेस्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि दूसरी जंग अजीम ज़्यादातर वेस्ट में लड़ी गई थी। तो उसके अलावा ईस्ट में भी ऑफ कोर्स लड़ी गई, जापान साइड पर और सिंगापुर और इस तरफ लड़ी गई, लेकिन ज़्यादातर जो हैं ये वेस्ट में लड़ी गई। तो उस वक्त जो वेस्ट में 1946 से 1965 तक जो लोग पैदा हुए उन्हें बेबी बूमर्स का नाम दिया गया, और उनके खास जनरेशन का नाम दिया गया कि ये सब लोग जो बेबी बूमर्स हैं ये एक ही जैसा बिहेव करेंगे, इनकी आदत मिलती जुलती होंगी, इनके इनकम पैटर्न्स तकरीबन एक जैसे होंगे,
ये एक एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखेंगे, जिसकी वजह से इनको एक जैसी प्रोडक्ट बेचना आसान होगा। यानी अगर हम अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ खास क्वालिटीज़ रख दें, कुछ खास ऑफरिंग्स रख दें, तो वो बेबी बूमर्स की अगर मर्जी के मुताबिक होंगी तो बेबी बूमर्स उसको खरीद लेंगे। यानी कि हमने ये एक सेगमेंट को पकड़ लिया। तो इसी तरह से जो बेबी बूमर्स के बाद जो लोग पैदा हुए उनको जनरेशन एक्स का नाम दिया गया। वो 1965 से लेकर 1980 तक तकरीबन वो लोग चले, या 85 तक चले। और उसके बाद जनरेशन एक्स के बाद जो लोग थे उनको मिलीनियल्स का नाम दिया गया। मिलीनियम, यू नो, मिलीनियम मीन्स 1000 ईयर्स, यानी 1000 साल को मिलीनियम कहते हैं इंग्लिश में। अब अगर मिलीनियल्स जो हैं उनकी बर्थ होती है लाइक 80 या 85 से और तकरीबन 2000 तक। ये वो लोग थे जो कि पैदा तो पिछली मिलीनियम में हुए। पिछली मिलीनियम, यू नो, 2000 में, 2000 में पिछली जो 1000 साल था या पिछली जो मिलीनियम थी वो ख़त्म हो गई थी, लेकिन वो पैदा पिछली मिलीनियम के आखिर में हुए, लेकिन वो बड़े इस मिलीनियम के स्टार्ट में हो रहे हैं। 2000 के बाद वो लोग बड़े हो रहे हैं ज़्यादा, तो चीज़ें परचेज़ करना शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अमूमन हम लोग 15-17 साल तक अपनी चीज़ें खुद परचेज़ करने का डिसीजन नहीं कर रहे होते। और सेम गोज़ फॉर एवरी पर्सन अराउंड द ग्लोब, के बचपन में सब लोग अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं परचेजिंग के लिए, लेकिन जैसे जैसे वो लोग बड़े होते हैं तो अपनी परचेजिंग का डिसीजन खुद लेने लगते हैं और वही मार्केटर उनको ग्रैब करने की कोशिश करता है। तो मिलीनियल्स जो हैं वो इस मिलीनियम में बड़े हुए तो उनकी एक जैसी आदतें थी। और फिर मिलीनियल्स के बाद जनरेशन जेड या जूमर्स जिसे हम कहते हैं, वो लोग मिलीनियल्स के बाद पैदा हुए, यानी कि इस मिलीनियम के दौरान पैदा हुए। अब ये जो मैंने 4-5 जनरेशन आपको बताई, बेबी बूमर्स जस्ट आफ्टर द वर्ल्ड वार, देन जनरेशन एक्स जस्ट आफ्टर द बेबी बूमर्स, देन मिलेनियल्स जो जनरेशन एक्स के बाद आए, और उसके बाद जो जूमर्स हैं या जनरेशन जेड हैं जो कि इस मिलीनियम में पैदा हुए। अब इनमें से हर एक जनरेशन की अपनी ख़ास परचेजिंग की करैक्टरिस्टिक्स हैं कि वो परचेजिंग में ख़ास स्टाइल पसंद करते हैं। जिस तरह अगर आप आजकल की जनरेशन की बात करें, मिलीनियल जो पिछली मिलीनियम के एंड पर पैदा हुए या इस मिलीनियम के स्टार्ट में जो लोग पैदा हो रहे हैं, वो लोग डिस्पोजेबल चीज़ों पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। Like they don't believe in savings that much. They rather believe more on spending. वो सोशल मीडिया के दौर में पैदा हुए हैं या सोशल मीडिया के दौर में बड़े हुए हैं, और उन लोगों ने ये देखा है कि आप चीज़ों को कंज्यूम करें और डिस्पोज ऑफ करें, कंज्यूम करें और डिस्पोज ऑफ करें। इसलिए वो लोग पोजेशंस पर ज़्यादा बिलीव नहीं करते, ज़्यादा चीज़ें परचेज करने में बिलीव नहीं करते, कंज्यूम करने पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो इसलिए ऐसे बिजनेसेस भी इवॉल्व हुए जिन बिजनेसेस ने कंज्यूमर्स को सिर्फ अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट अवेल करने का कहा और उन्हें पोजेशन करने को नहीं कहा। फॉर एग्जांपल, आप करीम की सर्विस की बात देख लें कि करीम की सर्विस आपको 24/7 अवेलेबल है और आप एक अच्छी आरामदेह गाड़ी में शहर में कहीं भी जा सकते हैं। इसलिए शायद गाड़ी पोजेस करने की या गाड़ी खरीदने की ज़रूरत नहीं रही। अब मार्केटर देखेगा कि क्या हमारा कंज्यूमर चाहता है कि वो गाड़ी खरीदे या सिर्फ चाहता है गाड़ी इस्तेमाल करे। नाउ दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, परचेजिंग और ओनिंग अ कार एंड यूजिंग द ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ऑफ अ कार, या कार की जो सर्विसेज हैं उनको इस्तेमाल करना या उसको खरीद कर अपने पास रखना। अब खरीद पर अपने पास रखने के साथ ऑफ कोर्स दूसरी चीज़ें भी एसोसिएटेड हैं, जिनमें आप देखते हैं कि उसकी एक इनिशियल जो आपकी जो है वो कॉस्ट होती है जिसको आप बेयर करते हैं जब गाड़ी को परचेज करते हैं, फिर उसको मेंटेन करते हैं, और उसकी हैसल है, उसकी मोबाइल चेंज है, उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, और ऑफ कोर्स डेली का फ्यूल है उसका। लेकिन जब आप दूसरी सूरत में जाते हैं, सिर्फ उसके यूजेज की तरफ जाते हैं, तो यूजेज में इन सब हैसल से आप बच जाते हैं। यू जस्ट हैव अ मोबाइल एप्लीकेशन, आप उसे बुक करते हैं और इस तरह यूज़ करते हैं। तो ये जो पूरी एग्जांपल मैंने स्टूडेंट्स आपको दी, ये जनरेशंस को समझाने के लिए दी कि डिफरेंट जनरेशंस डिफरेंटली बिहेव करती हैं। अभी आप देखें तो जिस तरह ये अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी में ट्रेंड्स चेंज हुए हैं पिछले 20-30 साल में, और जो प्रॉपर्टी ओन करने का ट्रेंड था वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। और पहले जिस तरह से ये रजिस्ट्रेशन जो प्रॉपर्टी की हुआ करती थी या ट्रांसफ़र हुआ करता था, उससे ज़्यादा अब वो फाइल्स सेल परचेज की जा रही हैं जो सोसाइटी की मेंबरशिप होती है, जिस तरह DHA मुल्तान की फ़ाइल्स हैं या वापडा टाउन की फ़ाइल्स हैं। तो ये डिफरेंट जनरेशंस हैं जो डिफरेंट चीज़ों पर बिलीव करती हैं, और मार्केटर को डिफरेंट जनरेशंस के बारे में आइडिया होना ज़रूरी है ताकि वो उन जनरेशंस के अकॉर्डिंगली अपनी ऑफरिंग को तैयार कर सके। तो इसलिए हम मार्केट को मुख्तलिफ सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं।
सेगमेंट सिर्फ जनरेशंस की बेस पर नहीं होती, बल्कि और चीज़ें भी देखी जाती हैं। इसमें इनकम देखा जाता है, इसमें जिस एरिया से बिलोंग करते हैं लोग उसको देखा जाता है, उनकी हैबिट्स क्या हैं, वो क्या ज़बान बोलते हैं, किस तरह कल्चर है, इवन रिलीजन के बारे में उनके नॉलेज होना ज़रूरी है, तब हम बेहतर ऑफरिंग कर सकते हैं। जी, बेबी बूमर्स के बारे में बताया गया जी। ये जी दो बुज़ुर्ग हैं लोग, हस्बैंड वाइफ हैं, और ये एक बोट पर बैठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं अपनी छुट्टियों को। तो इन लोगों के लिए जो है क्या क्या चीज़ ऑफर कर सकते हैं मार्केटर्स, इनके लिए क्या क्या चीज़ दे सकते हैं, इनसे कैसे पैसे वसूल कर सकते हैं, तो उसके लिए भी मार्केटर्स को सोचना पड़ता है। जी, अब हम देखेंगे जी, जो अच्छी टारगेट मार्केटिंग है उससे हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं बायर्स के, अब मैंने बताया कि मार्केटर का काम क्या है कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारी चीज़ खरीदने वाला कहाँ है। तो हमने ना सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करना है, बल्कि उसकी प्रोफाइलिंग भी करनी है कि वो कहाँ पे है, उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या खाता है, क्या पीता है, क्या एज है उसकी, क्या इनकम है। और फिर वो देखना है कि उनमें से डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो कैसे एक दूसरे अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, क्योंकि हर एक की नीड्स भी अलग होंगी, प्रेफरेंसेस भी अलग होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सेल फोन खरीदना चाहता हूं तो मेरी नीड्स आप लोगों से अलग होंगी। मैं एज ए टीचर सेल फोन खरीदूंगा, आप एज ए स्टूडेंट सेल फोन खरीदेंगे। आपको शायद गेम्स खेलनी है, पबजी खेलनी है, आपको शायद दोस्तों को चैट्स करनी है, मैसेजेस करने हैं, जबकि मुझे ज़्यादातर एजुकेशनल जो हैं वो एक्टिविटीज़ शायद परफॉर्म करनी हो अपने सेल फोन पर, या मे बी अपने पुराने दोस्तों से कांटेक्ट में रहना हो, या मे बी मुझे अपने बच्चों की वीडियोस बनानी है बिकॉज आई एम अ मैरिड मैन। तो अब हमारी नीड्स और प्रेफरेंसेस डिफरेंट हैं आपकी और मेरी। तो इसलिए जो टारगेटिंग का प्रोसेस है उसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स कैसे हैं, और उनमें से किसी एक या एक से ज़्यादा मार्केट सेगमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर उस सेगमेंट के बारे में आप जो भी आप उस सेगमेंट को ऑफर कर रहे हैं, जो बेनिफिट दे रहे हैं, उसको बताएं। उसको ना सिर्फ एस्टेब्लिश करें बल्कि उसे बताएं कि हमने आपके लिए ये ऑफरिंग किया, ताकि वो परचेज करे। जी, ये जो इनिशियल टाइम था हमारी मार्केटिंग की हिस्ट्री में, उसमें जो है मैस मार्केटिंग अप्रोच अडॉप्ट की गई। मैस मार्केटिंग अप्रोच ये होती है कि आप मैसेस को या एक पूरी पॉपुलेशन को एक चीज़ ऑफर करते हैं और सब लोग खरीदने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट रिलेटेबल इन दीज डेज। कि आजकल ये मुश्किल हो गया है कि आप एक चीज़ तैयार करें और पूरी की पूरी पॉपुलेशन को वो सेल कर दें। आजकल लोगों की चॉइसेस और प्रेफरेंसेस डिफरेंट हैं। कुछ लोग बहुत कीन होते हैं चीज़ परचेज करने के मामले में, जबकि कुछ लोगों के पास वक्त नहीं होता और वो वक्त बचाना चाहते हैं। तो अब डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट तरह के लोगों को ऑफर करना ज़्यादा ज़रूरी हो गया। स्पेशली सोशल मीडिया के आने से तो ये और भी चीज़ अलग हो गई है, यानी और भी चीज़ ये स्पेसिफाई हो गई है। वो ऐसे कि अगर आप देखें कि एक शख्स जो पहले टीवी पर बैठकर कोई ऐड देख रहा होता था तो घर के तमाम अफराद वो देख रहे होते थे। अब अगर घर के 5 अफराद हैं तो 5 के 5 के पास अपने अलग अलग सेल फोन हैं, और हर शख्स अपनी अपनी चॉइस की चीज़ देख रहा है। तो अपनी अपनी चॉइस की चीज़ अगर देख रहा है तो हर किसी को सेपरेट चीज़ ऑफर करना अब मार्केटर के लिए पॉसिबल हो गया है। पहले एक टीवी पर एक ही ऐड चला सकता था, वो 5 फोन पर 5 डिफरेंट ऐड चला सकता है। तो ये हमने देखना है कि अब मैस मार्केट अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट होती जा रही है। जी, अब हम देखेंगे कि माइक्रो मार्केटिंग के लेवल्स क्या हैं। सेगमेंट्स हम बनाते हैं छोटे छोटे, और निश से मुराद छोटे, बिल्कुल एक छोटा एरिया जिसको हम कोई चीज़ पर सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम मुल्तान में बात करें तो हैवी बाइक्स की मार्केट कितनी बड़ी होगी। मुल्तान में कितने लोग हैवी बाइक्स खरीदना चाहते होंगे? बहुत कम तादाद में नौजवान होंगे शायद, या कुछ लोग जिनके पास थोड़ा सा इनकम ज़्यादा होगी तो वो परचेज करना चाहते हैं। जैसे निश मार्केटिंग कहते हैं। जबकि अगर आप देखेंगे सेलफोन्स की मार्केट निश मार्केट नहीं है। सेलफोन्स ऑलमोस्ट हर शख्स परचेज करना चाहता है और परचेज कर भी सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स उसकी प्राइस में जो है वो वेरिएशन है। जी, उसके अलावा लोकल एरियाज़ की बेस पर हम माइक्रो मार्केटिंग कर सकते हैं। इवन इंडिविजुअल्स की बेस पर हम माइक्रो मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सेल फोन्स की आने से हम इंडिविजुअल्स को भी मार्केटिंग कर सकते हैं। घर के 5 अफराद हैं, हर शख्स अपनी मर्जी की चीज़ जब सेल फोन पर देख सकता है तो उसी दौरान हम ऐड भी चला सकते हैं। जब मीडिया मौजूद है तो मार्केटर उसमें आकर पैसे देकर उस मीडिया को यूज़ कर सकता है। जी, हम देखेंगे कि मार्केट सेगमेंट्स क्या होते हैं। मार्केट सेगमेंट्स एक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स पर कंप्राइज करता है जो उनकी सिमिलर सेट्स ऑफ नीड्स और वांट्स होती हैं। यानी कि अगर हमने एक सेगमेंट बनाया और उस सेगमेंट के जो लोग चाहते हैं कि हम ये चीज़ खरीदें या हम उनको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो ये एक कंबाइंड एक सेगमेंट बन जाएगा। दूसरे सेगमेंट की डिफरेंट, फॉर एग्जांपल बुजुर्ग लोग जिनकी इनकम अच्छी है वो एक अलग सेगमेंट बनाएंगे।
और नौजवान लोग जो अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हैं उनका एक अलग सेगमेंट बनेगा, क्योंकि जो नौजवान अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हैं उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स डिफरेंट होंगी उन बुजुर्गों की निस्बत जिनकी अपनी इनकम अच्छी है लेकिन बुजुर्ग हैं और वो खुद डिसीजन कर रहे हैं। तो एक आपको मैंने एक जनरल एग्जांपल दी, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें एज और इनकम के अलावा दीगर चीज़ें भी ली जाती हैं, जिसमें आपके डेमोग्राफिक्स हैं, इवन आपका रिलीजन है, और भी दीगर चीज़ें हैं जिसको लिया जाता है, जिसको हम आगे देखते हैं। जी, अब हम देखते हैं कि मज़ीद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि जी जो हमारी सेगमेंटेशन है वो किस किस चीज़ पर कंप्राइज करती है। इसमें हम ज्योग्राफी को देखते हैं सबसे पहले कि लोग आबाद कहाँ पर हैं। अगर मुल्तान में मैं पिज़्ज़ा आउटलेट खोलना चाहता हूँ और मेरा पिज़्ज़ा आउटलेट अगर बोसन रोड पर है, तो हसनाबाद जो कि चौक कुम्हारावाला के नज़दीक है, या फॉर दैट मैटर भावलपुर बाईपास या गार्डन टाउन, तो मेरा ये ज्योग्राफिक एरिया मेरा टारगेट नहीं हो सकता। तो मैंने ज्योग्राफी को देखना है कि मैं किस ज्योग्राफी को सर्व कर रहा हूँ, ये सबसे पहले सेगमेंटेशन में देखा जाता है। उसके अलावा डेमोग्राफिक्स को देखा जाता है कि एज क्या है, जेंडर क्या है, और आपकी जो लीनिएज क्या है, इन चीज़ों को देखा जाता है। उसके बाद साइकोग्राफिक्स को देखा जाता है कि आप क्या पसंद करते हैं, क्या पसंद नहीं करते। एक ही इलाके के रहने वाले लोग, एक ही एज के रहने वाले लोगों में भी अपनी प्रेफरेंसेस और चॉइसेस और लाइफस्टाइल में फ़र्क होता है। तो ये जो है वो साइकोग्राफिक में आ जाएगा। और फाइनली बिहेवियरल में आ जाएगा कि आपके बिहेवियर्स कैसे हैं, आप कैसे बिहेव करते हैं। तो ये कुछ जो हैं बेसिस हैं जिनकी बेस पर हम सेगमेंट्स करते हैं कंज्यूमर मार्केट्स को। जी, उसके बाद हम मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं। इसमें एजुकेशन देखते हैं कि हमारे कंज्यूमर्स की एजुकेशन क्या है, फैमिली लाइफ साइकिल में वो किस पॉइंट पर मौजूद हैं, क्या वो स्ट्रगलिंग यंग मैन हैं या मिडल एज का एक एस्टेब्लिश्ड मैरिड मैन है, या वुमेन है फॉर दैट मैटर, शहर में आबाद है या गांव में आबाद है, उसकी रेस क्या है, वो पख्तून है, पंजाबी है, बलोच है या किसी और रेस से ताल्लुक़ रखता है, उसकी एथनिसिटी क्या है, मोबिलिटी कितनी है, वो कितना मूव करता है बिटवीन सिटीज़ या विद इन अ सिटी कितना मूव करता है। तो इसकी बेस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि उसका क्या सेगमेंट बनना चाहिए। अब हम डेमोग्राफी को थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट। ज्योग्राफी का तो मैंने आपको बता दिया किस एरिया से है, कहाँ रहते हैं, वो इसमें आ जाएंगी। डेमोग्राफी में एज आ जाएगा और लाइफ साइकिल आ जाएगी कि आप किस एज ग्रुप में हैं करंटली, और आप लाइफ साइकिल के किस पॉइंट पर इस वक्त मौजूद हैं। फिर आप देखेंगे कि लाइफ स्टेज में किस जगह पर मौजूद हैं आप। स्ट्रगलिंग लाइफ साइकिल समझा दिया है कि आपका बिल्कुल आप बचपन में हैं, लड़कपन में हैं, या फॉर दैट मैटर बॉयहुड में हैं, मैनहुड में हैं, यू आर मिडिल एज पर्सन और यू आर एन ओल्डर पर्सन। लाइफ स्टेज में आ जाएगा कि आप अपनी लाइफ के किस स्टेज पर हैं, कि आप स्ट्रगल करने वाले हैं या इस वक्त एस्टैब्लिश्ड हैं, तो आप लाइफ के किस स्टेज पर हैं। और देन ऑफ कोर्स जेंडर, वेदर यू आर मेल और फीमेल, और आपकी इनकम कितनी है, आप जनरेशन किससे ताल्लुक़ रखते हैं, आपका जनरेशन जो है वो मिलेनियल्स है, जूमर्स है, या जो भी आपकी जनरेशन है। और उसके बाद आपकी सोशल क्लास कौन सी है, आप एलीट क्लास से हैं, आप मिडिल क्लास से हैं, आप लोअर मिडिल क्लास से हैं, अपर मिडिल क्लास से हैं। तो ये सोशल क्लास भी आ जाएगी, इसकी बेस पर हम डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन करेंगे। जी, डव का आपको मालूम है, डव की जो प्रोडक्ट्स हैं ये फीमेल्स को टारगेट की जाती हैं। तो इन लोगों ने अपनी तमाम तर जो ऑफरिंग्स हैं वो फीमेल्स के लिहाज से कर रखी हैं। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। तो बिहेवियरल सेगमेंट्स जो हैं, बिहेवियर्स डिफरेंट चीज़ों की बेस पर बनते हैं। डिसीजन रोल्स क्या हैं। अब देखें, डिसीजन लेने में लोगों के डिफरेंट जो हैं वो रोल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग इनिशिएटर होते हैं कि किसी डिसीजन को स्टार्ट करना सबसे पहले उनका काम होता है। कुछ और लोग होते हैं जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरों को कि इस तरह से डिसीजन लिया जाए। कुछ और लोग डिसाइड करने वाले होते हैं, कुछ और बाय करने वाले, कुछ और यूज़ करने वाले। फॉर एग्जांपल अगर एक छोटा बच्चा है, उसके लिए कोई जो है आउटफिट लेना है या उसके लिए कुछ अपैरल लेने हैं, कपड़े लेने हैं, तो वो शायद बायर नहीं होगा, वो यूज़र होगा। और ऑफ कोर्स बायर उसके फादर होंगे या मदर हो सकती हैं। तो डिसीजन रोल बिहेवियरल में काफ़ी मैटर करते हैं। फिर उसके बाद इसमें वेरिएबल्स हैं जिसमें डिफरेंट वेरिएबल्स बिहेवियर्स पर डिफरेंट जो है इफेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कौन सा ओकेजन है, जिस ओकेजन पे आप परचेजिंग कर रहे हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, यूज़र स्टेटस, यूजेज रेट कितना है, कितना फ्रिक्वेंटली आप उसे यूज़ कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें जो हैं ये इसमें देखी जाती हैं। और इसके साथ साथ लॉयल्टी स्टेटस है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉन्स्टेंटली स्विच करते रहते हैं चीज़ों को, किसी चीज़ के साथ लॉयल नहीं होते।
कुछ लोग ऐसे हैं जो शिफ्ट करते रहते हैं लेकिन किसी हद तक लॉयल होते हैं, फिर मज़ीद लॉयल्टी बढ़ती है, और फाइनली जो है वो ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, स्ट्रांगली लॉयल होते हैं अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के साथ। तो अब ये जो है इसमें कन्वर्जन मॉडल्स भी हैं स्टूडेंट्स, जिसमें कैसे लोग कन्वर्ट होते हैं शैलो, एवरेज, एंट्रेंच्ड वगैरह में। और अभी हमने देखा कि जो बिजनेस मार्केट्स हैं इनकी सेगमेंटेशन कैसे होती है, डेमोग्राफिक की बेस पर, ऑपरेटिंग वेरिएबल्स की बेस पर, परचेजिंग अप्रोचेस और सिचुएशनल और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर। अब ये जो हैं सेगमेंट्स जो हैं इनमें स्टेप्स जो हैं वो बहुत से हैं। फॉर एग्जांपल नीड बेस्ड सेगमेंटेशन है कि कौन से लोग हैं जिसे ज़रूरत की बुनियाद पर उनकी सेगमेंट की जा सकती है। उसके बाद आइडेंटिफाई सेगमेंट्स को करें, फिर अट्रैक्टिवनेस को देखें, सेगमेंट्स कैसे अट्रैक्टिव हो सकता है, कौन सा सेगमेंट कितनी प्रॉफिटेबिलिटी दे सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बॉटम ऑफ पैरामिड सेगमेंट को मार्केटिंग कर रहा हूँ, बॉटम ऑफ पैरामिड वो सेगमेंट होता है जो जब से सबसे लो इकोनॉमिक क्लास होती है, वो लोग जो बहुत पूरी सोसाइटी में सबसे कम इनकम वाले होते हैं, मैं उनको सेगमेंट कर रहा हूँ, तो क्या मैं उनसे प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। यस, समटाइम्स मैं कर सकता हूँ। अगेन ये एक कंप्लीट फिर स्टडी है कि कैसे मैं कर सकता हूँ। फिर उस सेगमेंट में हमने पोजीशन कैसे करना है अपनी प्रोडक्ट को, मैंने आपको पहले बताया पोजीशनिंग इंपॉर्टेंट है। और फिर एसिड टेस्ट होता है जिसमें आप ट्रायल करते हैं उस सेगमेंट में कि ये सेगमेंट वाकई उस तरह बिहेव करता है या नहीं करता जैसे हम मार्केटर्स ने प्लान किया था। तो जो है एक अच्छे सेगमेंट्स के लिए कुछ क्राइटेरिया होना ज़रूरी है कि इसको मेजरेबल होना चाहिए, कि एक इसको इजीली मेजर किया सके, और सब्सटेंशियल इसको एक अच्छी तादाद में भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप 5 लोगों पर कंप्राइज करता हुआ एक सेगमेंट बना लें। तो इट शुड बी साइजेबल, सब्सटेंशियल होना चाहिए और एक्सेसिबल होना चाहिए, आप इसे एक्सेस कर सकें इजीली, और दूसरों से डिफरेंट हो ये, और एक्शनेबल हो। तो ये जो है सेगमेंटेशन में एक चीज़ मैटर करती है। स्टूडेंट्स ये हमारी एक, फिर हम एक सेगमेंट से स्टूडेंट्स दूसरे सेगमेंट की तरफ मूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक सेगमेंट में चीज़ें सेल करना शुरू की, फिर हम दूसरे में मूव किया, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर पांचवें में। सो वी कैन ऑलवेज इंक्रीज द नंबर ऑफ सेगमेंट्स जिनको हम अपनी ऑफरिंग बेच रहे हैं। ये आप देखें, एक एग्जांपल है, लाइक ऑल्दो वेरी ओल्ड एग्जांपल, व्हेन लाइक पेप्सी 200 ml पेप्सी वाज सोल्ड फॉर जस्ट 5 रुपीज़ इन इंडिया। तो इसमें उन्होंने मेगा मार्केटिंग को यूज़ किया, लाइक ये जो स्टार्स हैं उनकी फिल्म इंडस्ट्री के, जो उनकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करते हैं, तो उन लोगों को इन्होंने यूज़ किया, और उसमें कलरफुल सा स्कीम बना के, कलरफुल सा थीम बना के उन लोगों ने ये उनके सामने ऑफ़र किया अपने ऑडियंस के सामने। तो अब ये हमारी कुछ डिबेट है कि मैस मार्केटिंग जो है वो डेड है या अभी मैस मार्केटिंग हो सकती है, जैसे मैंने आपको फोर्ड की एग्जांपल दी। और दूसरा ये है कि कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरीज हो सकती हैं, और मुख्तलिफ सेगमेंटेशन स्कीम्स को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, और अभी हमारी जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उन पर हमारी कैसे मार्केटिंग इफेक्टिव होगी, अनइफेक्टिव होगी। दिस वाज अ शॉर्ट डिस्कशन अबाउट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक नए टॉपिक से मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।